नमस्कार मेरे बच्चों, हिंदी बोधशिला के इस पटल पर आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि हम लोग एक लंबे अंतराल के उपरांत एक दूसरे के सम्मुख हुए हैं। लगभग 3 साल के बाद हिंदी बोधशिला अपने नए कलेवर के साथ शैक्षणिक अभियान में अपनी भूमिका निभाने हेतु तत्पर हुई है। यहाँ चूँकि हिंदी बोधशिला एक पुरानी संस्था है, पहले चलती रही है, किंतु इस कुछ दिनों का नहीं बल्कि कुछ वर्षों के अंतराल होने के कारण हमारे वे छात्र जो नए रूप में हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. पांडे दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हूँ, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। 2000 से ही मैं आप लोगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम में जुड़ता रहा हूँ। 2005 से मैं पूर्ण रूपेण आप लोगों के लिए समर्पित हुआ, जिसमें जो आपके नामी गिरामी कोचिंग्स हैं, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, उनमें भी मैं हिंदी का शिक्षण देता हूँ। लोक सेवा आयोग में भी हिंदी का शिक्षण दिया। परिवार निदेशालय में भी जो हिंदी के कार्यक्रम होते हैं, मैं उसमें भी भाग लेता हूँ। वहाँ निबंध का परीक्षक हूँ, परीक्षा लेता हूँ, उनका समीक्षा करता हूँ। साथ में जो आपके लखनऊ के वैद्य ICS है, रेस ICS है, GS वर्ल्ड है, सुकरात है, भूमि IAS है, इत्यादि जो सिविल की कोचिंगें हैं, उनमें भी हिंदी का शिक्षण करता हूँ। वनडे एग्ज़ाम्स में तमाम जो लखनऊ के सेंटर्स हैं, वहाँ भी शिक्षण देता हूँ। और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए अब अपना स्वयं का एक पटल जो पहले से ही संचरित है, उसको नवजीवन प्रदान कर आपके उद्देश्य के मुताबिक आपके परीक्षा की सफलता के प्रतिशत के साथ अब नए कलेवर में हम आपके सम्मुख हैं। मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आपकी ये जो संस्था है हिंदी बोधशिला, ये आपकी संस्था हिंदी बोधशिला आप लोगों के लिए अब RO ARO जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आ रही है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, उसकी तैयारी हेतु हम लोग अब तत्पर हो रहे हैं। इनकी परीक्षा का जो भी नोटिफिकेशंस है, फॉर्म्स है, वो सब आप लोग भर रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम इस परीक्षा को अपनी परीक्षा कैसे बनाएं और हमें इसमें सफलता कैसे मिले। देखो मेरे बच्चों, भाग लेना और भाग लेना दो चीजें हैं। भाग लेना और भाग लेना। एक भाग लेना वो है जो इसका पार्ट बनकर हम समुद्र मंथन करके अमृत निकालें। एक वो होता है जो समस्याओं से भाग गए, यानी जो पढ़ सके सो पढ़ सके, जो नहीं पढ़े। आज की परीक्षा मेरे बच्चों, बता दूं आप लोगों से कि आज की परीक्षा विद्वत्ता की परीक्षा नहीं है। आज की परीक्षाएं जितनी भी आ रही हैं, वो बुद्धिमत्ता पर आधारित है। जो आपके क्वेश्चंस हैं वे अब सब्जेक्ट बेस कम, कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में हम अपने शिक्षण को
किस तरह से मॉडलाइज करें कि हमारा शिक्षण आधुनिक से आधुनिकतम प्रश्न के मॉडलों को, स्वरूपों को अच्छे से टेकअप करके और सही आंसर देकर अपनी परीक्षा की सफलता सुनिश्चित करें। इन्हीं सारी बातों को लेकर के मेरे बच्चों आज हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं, सम्मुख हुए। जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे बच्चों इनके सिलेबस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम जो हिंदी का पार्ट है उस पर आपसे कुछ चर्चा कर लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ये जो देख रहे हैं यहां, इसमें जो हिंदी का कुल पार्ट है उसके मार्क्स अगर देखेंगे तो 60 नंबर के हैं। 60 नंबर का मतलब आपके पास 6 टॉपिक हैं। ये 6 के 6 टॉपिक 10-10 नंबरों में डिवाइडेड है। ओके, अब इसमें आपको जैसे मान लीजिए 10 नंबर का विलोम है, तो हमें विलोम रटने से काम नहीं चलेगा गुरु। हम ये सोचें कि चले 10 ही विलोम पूछेगा, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, 10 तो होगा, हम 200 विलोम याद कर लेते, हम 500 विलोम याद कर लेते, हम 1000 विलोम याद कर लिए। अब यहां से हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि यार 1000 विलोम हमने तैयार किया, जिसमें 10 ही पूछेगा तो निश्चित है कि हमारा नहीं 10 के 10 फंसेंगे तो 8 तो फंसेंगे। एक पार्ट ये हो गया बाबू। ये सोच आपकी कहां होगी? सब्जेक्ट पर। आप एक चीज को मिस कर जा रहे हो कि इसके कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चंस आ गए तो हम कैसे हल करेंगे। सब्जेक्ट पर तो आपने तैयारी कर लिया, अपना लेबर कर लिया, लेबोरियस हैं आप, नो डाउट, पर अगर कंसेप्ट पर आपके प्रश्न पूछे गए तो इनके कंसेप्ट क्या हैं, विलोम क्या है। सपोज पहले तो हम विलोम के भेद के बारे में बात करेंगे, दूसरा विलोम के अर्थ के बारे में बात करेंगे, फिर प्रायोजित विलोम और मौलिक विलोम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रायोजित विलोम की संरचनाएं कहां से आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, किन किन पद्धतियों से आएंगी, और इस सारे के सारे वार्ता में, सारे के सारे बिंदुओं में वो ज्वाइंट्स कहां है जहां से क्वेश्चंस टकरा सकते हैं। इसी तरह से मेरे बच्चों विलोम की चर्चा करने के बाद सबसे बड़ा चैप्टर आपका आएगा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। आपको मैं बता दूं, इसमें 14 ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे ज्वाइंट्स हैं यहां, जिन्हें न तो प्राइमरी में, न इंटर में, न हाई स्कूल में, न बीए में, न एमए में, यानी न स्कूली लेवल पर, न कॉलेज लेवल पर, न यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई पढ़ता है, न कोई पढ़ाता है। ये प्योर बिल्कुल ऐसा ब्लैंक साइड है जहां हमारे विद्यार्थी इन विषयों से 100% तो नहीं कह रहा हूं, पर 90% हमारे विद्यार्थी हैं जो यहां पर ज्ञान शून्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विषय का बोध ही नहीं है। मेरे बच्चों, जब विषय का बोध होता है तभी प्रश्न खड़े होते, और जब प्रश्न खड़े होंगे तभी उसके उत्तर की जिज्ञासा आती है। और जब यह हमारा ब्लैंक पार्ट छूटा हुआ है, 14 पॉइंट ऐसे हैं जहां कोई शिक्षण नहीं होता। और कमाल की बात ये देखिए कि उसी पर आयोग प्रश्न पूछता है, और मेरे बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे गाइड्स उठाए 10, 20, 25, 50, 100 पन्ने का वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि लगाए डाले, रट्टाफिकेशन। ये भाग्य पर आधारित है। रट्टाफिकेशन अगर आ गया हमारा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम क्यों ना अपने शिक्षण को इस रूप में ले आए कि आयोग चाहे सीधे नाक पकड़े, चाहे ऊपर से पकड़े, चाहे नीचे से पकड़े, चाहे दाएं से पकड़े, चाहे बाएं से पकड़े, कहीं से भी पकड़े मैं पकड़ लूंगा। ये कब होगा? जब हमें विषय का बोध हो। अब इन विषयों के बोध के लिए मेरे बच्चों तैयारी का एक अलग रूप बनेगा, तैयारी की एक दृष्टि अलग होगी। किस कोण से हम इन बिंदुओं को देख रहे हैं, उनको
ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के स्वरूपों को, प्रश्न के प्रकृति को देखते हुए हम इस 14 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, ताकि हमारी जो वर्तनी शुद्धि है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक छोटा सा आपके सामने अगर उदाहरण रखूं, एक बहुत नॉर्मल सा छोटा सा, कि हमारी शुद्धियां कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा हिमालय उच्चतम पर्वत है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें क्या गलत है। दूसरा हम दे रहे हैं हिमालय विंध्य से, हिमालय विंध्य से उच्च पर्वत है। हम तीसरा इसी में दे रहे हैं कि हिमालय पर्वतों में उच्चतर है। तीन चीज आ गई मेरे बच्चों, वर्तनी की शुद्धि है, वाक्य की शुद्धि है। अब अगर हम इस फंडे को देखेंगे और हमको यह पता नहीं रहेगा कि इसमें जो दोष है वो कहां से आ रहा है, तो ये दोष कहां से आ रहा है? विशेषण के अवस्था से, विशेषण के प्रयोग की अवस्था से। विशेषण के तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, मध्यमावस्था, उत्तमावस्था। अब यहां पर हमने सब में गलत किया है। अगर हमको पता होगा कि भाई अगर किसी इकाई की विशेषता प्रकट करना है तो मूल अवस्था लगेगा, यानी हिमालय एक उच्च पर्वत है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उच्चतर कहां होगा? जहां दो इकाइयों में से एक को श्रेष्ठ बनाएंगे वहां मध्यमावस्था होगा, उच्चतर होगा। और जहां पूरी इकाई में से किसी एक को हमको महान बनाना है या श्रेष्ठ बताना है, वहां विशेषण का जो उत्तम अवस्था है यानी तम प्रत्यय जहां लगेगा वो लगेगा। तो अब इसकी जानकारी जब हमें होगी तो अब यहां पर कोई भी वाक्य मैं दावे से करता हूं, न तो इसमें वर्तनी का दोष है, न पदांग का दोष है, न वाक्य व्यवस्था का दोष है। आप यही सब सारे दोष ढूंढोगे। जब हमको यही पता नहीं कि 14 ऐसा पॉइंट है जहां दोष आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यहां तो हमने आपको केवल विशेषण का एक दोष दिखाया है। ऐसे ही स्वरों का दोष, व्यंजनों का दोष, पदांगों का दोष, ये अपनी जगह। वाच्य का दोष आएगा, उसको भी हमको अपना देखना पड़ेगा। विशेषणों के दोष के साथ साथ हमको जब इसमें आएंगे कारक में, तो कारक में वही आएगा, भाई रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, तो मीनिंग क्या निकलेगा? पहले रोगी को हिलाओ फिर दवा पिलाओ। ये कारक के दोष आ जाएंगे, हमें वहां पर भी ध्यान देना होगा। वचन दोष आएगा, लिंग दोष आएगा। तो 14 ऐसे बिंदु हैं जहां से हमारे वाक्य में दोष आ सकते हैं। वो 14 बिंदु कौन कौन से हैं, कैसे उनकी सावधानी बरती जाए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हम बड़े आराम के साथ अपने भाषाई व्यापार पर गौर करके बड़े आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि भारतीय किसान गेहूं, चावल, मटर, चना, अरहर, दाल, तिलहन, दलहन आदि की खेती करते हैं, जिसमें लागत कम, अरे लागत अधिक और उत्पाद कम होता है, अतः वे आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं। इतनी बड़ी बात है। इसको हमने एक शब्द में जोड़ दिया कि भारतीय किसान पारंपरिक कृषि के कारण आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। तो जितना हमने दिया एक शब्द में मिला दिया, पारंपरिक कृषि। ऐसे बहुत सारी से जब पढ़ाएंगे तब तो यहाँ तो हम केवल आपको एक स्वरूप तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसका पठन पाठन करेंगे। आगे चलने तद्भव और तत्सम में। तो तत्सम और तद्भव, इनमें किसका अंतर है भाई?
तो मैं यहीं पर सवाल कर देता हूं कि तत्सम और तद्भव में अंतर है। तद्भव तत्सम में अंतर, मान लो यही प्रश्न आया कि तद्भव और तत्सम में अंतर है रूप का, अर्थ का, रचना का या तीनों का। अब हम तो रट लिए हैं 500 तद्भव 500 तत्सम, लेकिन ये तो हमने कभी भी नहीं रटा कि यार इनमें अंतर क्या है, या तत्सम की परिभाषा क्या है, या तद्भव की परिभाषा क्या है, या इसी दोनों में से हमने पूछ दिया कि तद्भव और तत्सम में स्वयंभू है। स्वयंभू माने अपने से पैदा होने वाला कौन है इस दोनों में से, तो तद्भव आएगा, क्योंकि इसको पैदा करने के लिए किसी व्याकरणिक विधा की आवश्यकता नहीं है। शब्द निर्माण की 5 विधाएं हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और अव्यय। ये पांचों की आवश्यकता हमें तत्सम में पड़ेगी, तद्भव में नहीं। तद्भव स्वयंभू है, अपने से बन जाता है। जैसे ई रिक्शा वाले को बोलोगे सौर ऊर्जा लगवा ले भाई, तो कहेगा भैया सूर्या भर के पैसा नहीं है। आप बोले सौर ऊर्जा, वो क्या बोला सूर्या। तो सौर ऊर्जा के शब्द के निर्माण के लिए आपको व्याकरणिक विधाओं की आवश्यकता है, लेकिन सूर्या के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तमाम चीजें इन बिंदुओं पर भी आएंगी। विशेषण विशेष, ये तो एक आपका सबसे मेन चैप्टर है मेरे बच्चों। इनमें 7 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमसे चूक होती है, बता दे रहा हूं। विशेषण विशेष में आओगे तो 7 बिंदु ऐसे हैं जहां क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर 1, विशेषण और विशेष की संख्या पूछ देगा, कौन विशेषण है कौन विशेष है वो पूछ देगा। अब विशेषण में आ रहे हैं आप, तो विशेषण में वाक्य दे देगा, उसमें पूछ देगा ये प्रविशेषण है कि विशेष विशेषण है कि विधेय विशेषण है। सारी जानकारियां वहां पर निकल करके आएंगी। उनकी अभी जो हमने यहां पर दिखाया था आपको अवस्था का प्रयोग, वो इसमें आकर के शामिल हो जाएगा। विशेषण में पूछ देगा भैया विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण बताइए। अविकारी विशेषण कहां लगेंगे, विकारी विशेषण कहां लगेंगे। विशेषण रूप परिवर्तन कब करता है, किस स्थितियों में करता है। विशेषण के परिवर्तन का कारक है स्वयं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। अब हम यहां भावचक हो गए, क्योंकि क्रिया के भी साथ विशेषण लग रहा है, क्रिया विशेषण, और संज्ञा के भी साथ विशेषण लगता है जो प्योर विशेषण। अब इसमें विकारी कौन है, अविकारी कौन है, इसका मतलब इस तरह से ये इस पॉइंट पर विशेष और विशेषण पर 7 सावधानियां हैं मेरे बच्चों, उसको बड़े गौर से हम लोगों को विवेचित करना पड़ेगा। तदुपरांत पर्यायवाची पर आते हैं। पर्यायवाची भी हम रखते हैं, लेकिन अगर पर्यायवाची पर मैं प्रश्न पूछ दूं आपसे, आपके पास 500 संज्ञाओं की पर्याय है, पर अगर एक सवाल मैं कर दूं कि यार पर्यायवाची कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा दो, पर्यायवाची का लक्षण बताओ, तो कहोगे तो कभी पढ़ा ही नहीं, ना तो कभी किसी ने पढ़ाया। मैं बताता हूं, किसी भी संज्ञा का विशेषण उस संज्ञा का पर्यायवाची होता है। बड़े बड़े विद्वान पर्यायवाची समानार्थी को एक करते हैं, नहीं मेरे बच्चों, पर्यायवाची संज्ञा का विशेषण होता है, समानार्थी संज्ञा का रूप होता है। समानार्थी शब्द संज्ञा होते हैं, पर्यायवाची शब्द विशेषण होते हैं, इतना बड़ा अंतर है। अब वहां कौन कौन सी त्रुटियां होंगी बाबू, आपको वो देखना है। ये प्राइमरी की चीजें जो आपसे पूछी जा रही है ना, इतना हलवा नहीं है, कितने आराम से पूछा जाएगा और आप खा लोगे और आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, इसको इतना क्रिटिकल बना के पूछेंगे कि वही, क्योंकि इसका नाम ही समीक्षा अधिकारी है यार। जब तक विषय की समीक्षा, जब तक प्रश्न की समीक्षा, जब तक लेखन की समीक्षा का गुण आप में नहीं होगा, आप सटीक उत्तर नहीं दे पाओगे। तो इस पैटर्न से मेरे बच्चों हम लोग इनको देखेंगे। ठीक, ये आपके सामान्य प्री वाले हो जाएंगे, जिसमें आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुल इनका जो बनेगा अगले में मिला करके यहाँ पर ये 60 का पूर्णांक है प्री वाला, जिसमें आपके 6 पॉइंट है। ठीक है, 6 पॉइंट है, सब 10-10 नंबर के हैं। इन पर हम लोग बड़े इत्मीनान से
और एक विषय की समीक्षा करते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे मेरे बच्चों कि जो हमारी मुख्य परीक्षा में आ रहा है, तो मुख्य परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो ये भाग तो हो गया सामान्य अध्ययन का मेरे बच्चों, इससे हम लोगों का कुछ मतलब हमारा हमारे शिक्षण का कोई ये नहीं है। अब इसके बाद जो आपका बच रहा है ये 120 प्रश्न आपके यहाँ पर जो बना रहे हैं, ठीक है, पूर्णांक 120 का है, सॉरी, और सामान्य हिंदी का आलेखन, ये आपके 3 खंड में चलेंगे। मेंस में अगर आप आएंगे तो हिंदी के 3 खंड बनेंगे। पहला जो खंड बन रहा है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या पूछ रहा है, उसमें देखिए, उसमें गद्यांश, शीर्षक चयन, सारांश, रेखांकित यानी जिसको आप व्याख्या कहते हैं या भावार्थ कहते हैं, ये कई नंबर के हैं, ये भी यहाँ पर डिटेल में आपको दिया हुआ है। सब 21 नंबर के हैं, जिसमें 3 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर। शीर्षक कितने का होगा? 3 नंबर का शीर्षक होगा मेरे बच्चों। अब शीर्षक का चयन कैसे किया जाएगा, क्या उसका रूप होता है, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, शीर्षक की परिभाषा क्या होती है, उसका परिमाप, शीर्षक की परिधि तथा शीर्षक का केंद्र कैसे निर्धारित किया जाएगा, ताकि हम किसी भी अपठित का, किसी कथन का, किसी उद्धरण का, किसी भी घटना का हम एक शब्द में शीर्षक कैसे पकड़ें, उसका भी तरीका होता है मेरे बच्चों, उसका शिक्षण होता है, उसकी पूरी तैयारी होती है। हम लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे। फिर सारांश, सारांश आपका 6 नंबर का आ रहा है मेरे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सारांश का मतलब यह सार, एक तो खुद ही सार है, कथन नहीं है, कथन का सार है, और उस सार का भी अंश देना है हमें, सार का भी अंश देना है, पूरा सार भी नहीं लिखना है, किसी उद्धरण का संपूर्ण सार भी प्रस्तुत नहीं करना है, एक बृहद उद्धरण के सार का एक अंश हमें प्रस्तुत करना है। तो निश्चित है कि हमारे शब्द में, हमारे वाक्य में, हमारी भाषा में एक ओज, एक धार, शब्द को, अर्थ को, भाव को, आशय को वहन करने की दक्ष क्षमता हमारे लेख में, हमारे लेखनी में होगी, तभी हम सार का भी अंश दे पाएंगे। वो कैसे आएगी, उसके लिए किन किन रूपों का हमें तैयारी करना पड़ेगा, वह गुण अपने लेखन में हमें लाने के लिए और किन विधाओं का सहायता लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हमें किस किस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे आएगा मेरे बच्चों रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो आप गौर से देखिए, जो व्याख्या का भाग है ये 12 नंबर का है। व्याख्या का मतलब ही हो गया मेरे बच्चों बी प्लस आख्या, ध्यान देना यहां, वी प्लस आख्या। अब वी का मतलब क्या हो गया? विशेष। आख्या का मतलब हो गया कथन या वर्णन, कुछ भी कह सकते हैं आप, कथन भी कह सकते हैं, वर्णन भी कर सकते हैं। अब सवाल है व्याख्या का, व्याख्या का मतलब केवल कथन नहीं है मेरे बच्चों, वी आख्या है, यण संधि है यहां, वी माने विशेष, आख्या मतलब कथन या वर्णन, विशेष वर्णन। अब ये यार जो बतिया है उसमें विशेष क्या आ जाएगा? हाँ, विशेष आएगा। वह विशेष कहां से आएगा? वो अलंकार से निकल के आ रहा है कि वो रस से निकल कर आ रहा है, कि छंद से निकल करके आ रहा है, कि काव्य दोष से निकल करके आ रहा है, कि काव्य गुण से निकल करके आ रहा है, कि काव्य लक्षण से निकल करके आ रहा है, वो विशेष आ कहां से रहा है? अगर हमको इसकी जानकारी होगी मेरे बच्चों, तभी हम उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोगों को एकदम विशेष चर्चा करना पड़ेगा। और सबसे लंबी क्लास यही 2 चलेंगी हमारी। एक तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, खंड मतलब कि मुख्य परीक्षा के हिंदी का जो आलेखन भाग है उसका पहला नंबर, इसको हमको डिटेल में हम लोगों को चलना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो सरकारी पत्र और इनका जो रूप है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सरकारी पत्र
सरकारी पत्र तथा सारणी रूप, यानी पत्र के दो रूप होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सरकारी पत्र बोल रहा है और सारणी रूप का मतलब हो गया कि पत्र रूप, दो चीजें आएंगी जिसको आप टेबल फॉर्म कहते हैं। और टेबल फॉर्म कैसे बनता है और उद्धरण फॉर्म कैसे बनता है, जिसको उद्धरण, जिसमें लेखन आता है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। 15 नंबर का आपका आ जाएगा। पत्राचार में अगर आ रहे हैं तो ये आपका 24 नंबर का आएगा, जिसमें शासकीय यानी सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र यानी प्रशासनिक पत्र, इनमें अंतर, इनकी रचनाएं, इनकी विशेषताएं, इनका उपयोग, इनके गुण, ठीक, 5 पॉइंट बनेंगे ताकि परीक्षा में कितना घुमा करके प्रश्न पूछा जाए हम हर एक का उत्तर दे देंगे। सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या है? नंबर 1। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता क्या है? नंबर 2। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के लक्षण क्या है? नंबर 3। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता, उपयोग या महत्व क्या है? ये हो गया नंबर 4। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूपगत भिन्नता, ये कहां से आएगी, क्यों आती है, उस पर चर्चा करेंगे। 5 रूप हम लोग इसका बनाते हैं मेरे बच्चों का। अब इसी रूप में आएगा एक कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, ये सब कार्यालयी पत्र के विविध प्रारूप हैं। ये विविध प्रारूप क्यों तैयार होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, उनकी उपयोगिता क्या होती है, उनके एक दूसरे में क्या समानता या क्या अंतर होता है। ठीक, ये सारे 5-7 विषय ऐसे बनेंगे इन पर, जिस पर हम लोग तैयारी करेंगे। ये भी एक लंबी क्लास चलेगी। तदुपरांत आपका चौथा पॉइंट पर आ रहा है पारिभाषिक शब्दावली यानी प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली में हम अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी वाले भाग को देखेंगे। इसमें बाबू हम लोगों को केवल 2 जगह ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे महीन शब्द हैं जिनका अर्थांतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर नवीनतम हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य भाषा में हमारे और आपके बीच संचरित नहीं होते, अतः हम उन शब्दों के अर्थबोध से अपरिचित होते हैं, तो उनको हम अन्य और जो भाषाएं हैं उनसे कोरिलेट करके उनकी वास्तविक मीनिंग या वास्तविक आशय या भाव को कैसे स्पष्ट करेंगे, ठीक, उस पर हम लोग चर्चा करते हुए इनको लेके जा। देखो, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, तथा आएंगे हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों पर। इनमें अंतर क्या होता है, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो इसमें 6 अंतर है मेरे बच्चों। वो 6 अंतर पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनका अभ्यास भी करेंगे। तदुपरांत आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। यह है आपका खंड 2। तो जो आपको पूछा गया था प्री में, उसका कुछ अंश यहां पूछा जाएगा। प्री में क्या था, ये सब के सब 10-10 नंबर के थे। ठीक, 10-10 सवाल थे। यहां आपको 6-6 सवाल मिल रहे हैं। अंक उनका प्री में 1-1 नंबर का 1-1 सवाल था, यहां 2-2 नंबर के 1-1 सवाल आ जाएंगे। विषय वही रहेगा, जो चर्चा वहां करेंगे वही चर्चा हम लोग यहां भी करके ये प्री वाला कार्यक्रम है उसको वहां निपटा लेंगे। अब आएंगे जो सबसे धांसू, मार्केबल यानी सफलतादायी, यूं कह दीजिए कि सफलता रूपी समुद्र के प्रयास रूपी नैया का साहिल रूपी पतवार है। इसी पतवार के भरोसे आप घाट पर पहुंच सकते हो। वो कौन है? निबंध। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अलग अलग के विषय आएंगे मेरे बच्चों। जो विषय दिए गए हैं आपके सामने है, साहित्य है, समाज है, राजनीति है, विज्ञान, विज्ञान में पर्यावरण प्रौद्योगिकी है, आर्थिक क्षेत्र है, कृषि है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं और राष्ट्रीय विकास और योजनाएं, पूरी सरकारी योजना की स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर जब आएंगे मेरे बच्चों तो सबसे पहला सवाल है कि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि यही पता किसी को नहीं यार कि निबंध निबंध है कि निर्बंध है, यानी निबंध बंधन सहित है कि बंधन रहित है।
हमें यही पता नहीं है। और अगर इसका पता भी मैं कर लूं तो निबंध के बंधन क्या क्या हैं और निबंध निर्बंध कहां पर है, इसका भी भेद हमें पता नहीं है मेरे बच्चों। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनको भी डिटेल में लेंगे तब पता चलेगा कि यार वास्तव में, क्योंकि देखो अगर ध्यान से आप देखोगे मेरे बच्चों ना, तो ये जो निबंध है 90% हमारे बच्चे एक चीज बताते हैं कि निबंध का मतलब वो बंधन रहित। ये बिल्कुल गलत है मेरे बच्चों, 100% गलत है, क्योंकि इसके दो अर्थ निकलेंगे, एक निह प्लस बंध और दूसरा इसका निकलेगा निर प्लस बंध। निबंध मतलब बंधन सहित और निर्बंध मतलब बंधन मुक्त। अब सवाल आता है कि निबंध कहां बंधन सहित है, कहां बंधन रहित है। तो मेरे बच्चों याद रखना, निबंध हमेशा प्रारूपगत, ये मैं लिख दिया प्रारूप, निबंध का जो प्रारूप है वो बंधन सहित होता है। और निबंध का जो विषय है, शीर्षक आप कहिए, शीर्षक या विषय कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये जो है बंधन रहित है। यानी विश्व के किसी भी विषय पर आप निबंध लिखने के अधिकारी हैं, पर जब भी निबंध लिखेंगे तो एक निश्चित प्रारूप में ही लिखेंगे। वो प्रारूप क्या है, कैसे है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों, ये हमारा जो शिक्षण का विधा है हम उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि हम अल्टरनेट डे क्लास डालें ताकि एक वीडियो डालने के बाद आपको पढ़ने, दिखने, समझने की स्थिति बने। या अभी चूंकि हम प्रारंभ करने चल रहे हैं इसलिए शेड्यूल्ड को परफेक्ट रूप में अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। एक दो वीडियोस के बाद पूरी रूटीन सामने आएगी, तदुपरांत हम आपको सही टाइम टेबल आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे बच्चों। ओके, जय हिंद।